যাবে কি সাইকেলেই? হ্যাঁ, मेंटल को तो আছে। तो काफी इंटरेस्टिंग रेस होने वाला है भाई। अच्छा हुआ हम साइकिल से हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। एसबी, एक लाइन कहीं पड़ी थी कि धीरे चलना ही सबसे तेज तरीका है मंजिल तक पहुंचने का। ये बात मेरे दिल में छप गई। बिल्कुल सही है। अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करें ना, तो हम वो सब पा सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आज़ादी की एक सांस भी बोझ के कई दिनों पर भारी है। कल किसी और की बारी थी, आज चमकने की हमारी बारी है। तो बस रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो। सब्र कर वीरे, सारे सपने तेरे भी होंगे पूरे, मगर धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेदांत है और आप देख रहे हैं द ब्यूटी ऑफ बंगाल का एपिसोड नंबर 3। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड में हम विष्णुपुर के हेरिटेज मंदिर और अयोध्या पहाड़ की ऊंचाइयों को एक्सप्लोर किया था, लेकिन आज का सफर उससे भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बंगाल के एक और हिडन जेम द सिटी ऑफ टेम्पल कालना की ओर, जो कि हमारे यहाँ से 70 से 75 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं और हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर। और इस सफर के दौरान क्या क्या हुआ, अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है अंकुर भैया से। एक वक्त था जब वो एक जबरदस्त क्रिकेटर थे और आज हुगली डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एक एक्सपीरियंस एम्पायर। हमारी मुलाकात भी उनसे एक मैच के दौरान ही हुई थी। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बात बात में उन्होंने एक ऐसी जगह का नाम ले लिया जिसके बारे में मैंने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं था। तुमने कभी कालना देखा है? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने जो बताया ना, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कालना सिर्फ एक जगह नहीं है, यहाँ बंगाल का सदियों पुराना इतिहास छुपा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका खुद का परिवार यहाँ लगभग 100 सालों से भी अधिक समय से रह रहा है। बस वही मोमेंट था जब डिसाइड हो गया, अब मैं खुद जाकर देखूंगा आखिर ऐसा क्या है कालना में जो इतने सालों से कहानियों में जिंदा है। तो चलिए आज हम निकल पड़ते हैं एक सफर पर जहाँ हर गली हर दीवार कुछ न कुछ कहना चाहती है। तो स्वागत है आपका बंगाल के छुपे हुए इतिहास के सफर में। एक महीना हो गया, विष्णुपुर और पुरुलिया की मिट्टी अभी तक मेरे जूतों से चिपकी हुई है और आज फिर से दिल कह रहा है निकल पड़। सुबह के 5 बजे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन मेरा सफर अभी शुरू हो रहा है। हर बार घर से निकलते वक्त एक अजीब सी फीलिंग होती है, पता नहीं कब वापस आऊंगा और रास्ते में क्या क्या देखने मिलेगा। यह सिर्फ एक साइकिल नहीं है, ये मेरी साथी है हर सफर की। 70 किलोमीटर का सफर और मंजिल कालना, बंगाल की एक और हिडन जेम। सफर कभी परफेक्ट नहीं होता, छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है, लेकिन शायद यही प्रॉब्लम इस जर्नी को यादगार बनाती है। तो बस निकल चुके हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम निकल गए हैं अपनी मंजिल कालना की ओर, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर तक का सफ़र होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे। अभी हल्की हल्की ठंडी है, जो कि एकदम अनुकूल है साइकिलिंग करने के लिए, तो मज़ा भी आ रहा है। तो चलिए चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है, क्योंकि मौसम थोड़ा सुहाना होके रखा है। इस सुहाने मौसम का मजा लेते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और इसी सफर के बीच हम पहुंच चुके हैं श्री रामपुर। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल श्री रामपुर की, जहाँ की रथ यात्रा पूरे देश में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। सफर कितना भी बड़ा हो, एक बार रुक के आशीर्वाद लेना एक अलग ही शक्ति देता है। तो फाइनली भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, कभी कभी रास्ते में मिलने वाली शांति ही सबसे बड़ा रिवार्ड होती है। थोड़ा दूर आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं अभी का सबसे चर्चित जगह त्रिवेणी मॉल। ये मॉल आजकल यहाँ के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर बन चुका है, पूरे हुगली का सबसे बड़ा मॉल, जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आ रहे हैं। अब आप ही बताओ, ऐसा मॉल बनेगा तो कौन नहीं आएगा। आपको कैसा लगा ये मॉल, कमेंट करके जरूर बताना। सुबह में साइकिलिंग का आनंद लेते लेते हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह हम पहुंच जाते हैं बड़कल्ला मोड़ की तरफ। और जैसे ही हम ब्रिज के पास पहुंचते हैं, यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है।
कुछ कांवड़ यात्री अपनी भक्ति में डूबे हुए अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्हें देखकर लगता है सफर सिर्फ डिस्टेंस का नहीं होता, विश्वास का भी होता है। और अब आता है सबसे टफ पार्ट, ब्रिज पर चढ़ना। सच बताऊं, साइकिल से ब्रिज चढ़ाना वर्कआउट से कम नहीं होता। और ये देखिए, एक अंकल कितनी तेजी से नीचे उतर रहे हैं। लगता है उनको ग्रेविटी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और जो मैंने बोला था कि चढ़ाने में जितना तकलीफ होता है, उतरने में उतना ही मज़ा आता है, तो मज़ा वाला दौर में आ चुके हैं गाइस। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा एक ब्रेक काम नहीं कर रहा है, और जिस हाथ में फ़ोन है उस हाथ का ब्रेक काम कर रहा है, लेकिन इतना तेज़ है कि फ़ोन चेंज करने जाएंगे तो शायद मेरा फ़ोन गिर के टूट जाए। तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो जो भी थोड़ा भूल चूक हो तो माफ़ कर देना, और क्या सुधार करना है अभी बता देना, जिससे मैं अगली वीडियो में सुधार कर पाऊँ। जैसे ही श्री रामपुर को पार करते हैं और वैद्योवाटी म्यूनिसिपैलिटी में एंटर करते हैं, सामने एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। रोड के किनारे किनारे ब्लू और ग्रीन डस्टबिन लगाए गए हैं, वो भी हर कुछ दूरी पर, एक रिमाइंडर की तरह कि सफर जितना सुंदर हो उतना ही साफ भी होना चाहिए। सच में यार, स्वच्छता के लिए यह एक बहुत अच्छी मुहिम है। सफाई अभियान का मुहिम काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, जो कि वैद्योवाटी पौरसभा के अंतर्गत आता है। इन्होंने क्या किया है कि रोड के किनारे 2 डस्टबिन लगाए हैं, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया मुहिम है मेरे नज़र में ये तो। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, अपने आसपास हमेशा सफाई बनाए रखें। और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम एंटर करते हैं शेवड़ाफुली में। सफर धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सामने एक ऐसा नजारा दिखता है जो देख के मैं खुद शौक हो गया। इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन, वो भी इतनी सुबह सुबह। एक सेकंड के लिए तो लगा आज का सफर यहीं रुक जाएगा, लेकिन साइकिल का एक फायदा होता ही है, छोटी सी जगह मिले और हम निकल जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा शॉर्टकट लिया जाए, और हम साइकिल लेके यहीं से पैदल ही क्रॉस कर लेते हैं। और आपको शायद यकीन भी ना हो कि इतनी बड़ी लाइन सिर्फ एक ट्रेन के लिए लगी है। इंडिया में पेशेंस का लेवल नेक्स्ट लेवल है। वो ये छोटा सा गाड़ी के लिए पूरा जाम लगा हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं कहाँ तक जाम है। तो हमने तो क्रॉसिंग पार कर लिया है और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मंजिल कालना की तरफ। सफर में रुकावटें तो आती रहती है, पर जो रुक गया वो पहुंच नहीं पाया। अभी मैं एक ऐसे रास्ते पर हूँ जहाँ आप जब भी जाओ एक ना एक कांवड़ यात्री जरूर देखने को मिल जाए। ये देखिए कितनी शिद्दत से अपनी यात्रा पर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है सफर सिर्फ पैरों से नहीं, मन से भी होता है यार। और इसी तरह हम चौरास्ता क्रॉस करते पहुँच जाते हैं हाईवे पर। जैसे ही हम हाईवे पर चढ़ते हैं, साइकिल जैसे अपने आप ही भागने लगती है। एक तो इतना स्मूथ रोड और ऊपर से इतना सुहाना सफर। वाह, सच में ऐसे वक्त पर साइकिल चलाना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। लेकिन असली मजा तब आया जब मैंने एक मोटर वैन से रेस लगा ली। मालूम है थोड़ा देर बाद हार जाएंगे, लेकिन ठीक है, जब तक जीतेंगे तो खुशी तो होगा। थोड़ी देर के लिए तो लगा आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं उससे आगे निकल गया। लेकिन शायद भैया ने इसे अपने युगों पर ले लिया। बस कुछ ही सेकंड में उन्होंने ऐसा स्पीड पकड़ा कि मैं बस देखते रह गया। रियलिटी चेक मिल गया बॉस कि भाई ये साइकिल है, फार्मूला 1 कार नहीं। लेकिन सच कहूँ तो जीत या हार से ज्यादा ये छोटे छोटे मोमेंट ही सफर को यादगार बनाते हैं। काफी बढ़िया मौसम हो रखा है साइकिलिंग के लिए, क्योंकि अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं और धूप अभी नहीं है, तो साइकिल चलाने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और अभी शुरुआत है तो थोड़ा मज़ा तो बनता है, क्योंकि अभी सुबह की एनर्जी है और पैरों में जान बची हुई है, तो काफ़ी मज़े के साथ साइकिल चलाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से मेरी नज़र पड़ती है एक बोर्ड पर जहाँ लिखा होता है बर्दवान 80 किलोमीटर, कल्याणी सिर्फ 22 किलोमीटर और मगरा 15 किलोमीटर। तब समझ आता है कि हम लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। मंजिल अभी दूर है और हौसला अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अब थकान अपना असर दिखाने लगी थी, भूख लग चुकी थी और प्यास वो तो हद से ज्यादा बढ़ गई थी। अब बस एक ही मिशन था, कहीं से पानी मिल जाए। और तभी कुछ दूर आगे एक छोटा सा सत्तू का स्टॉल नजर आता है। उस मोमेंट पे लगा जैसे रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया। मैं तुरंत साइकिल रोकता हूँ और 1 गिलास सत्तू ऑर्डर करता हूँ। तो फाइनली गाइस 1 घंटा साइकिल चलाने के बाद अभी मैं एक सत्तू की दुकान पर रुका हूँ, जहाँ सत्तू पीऊँगा और यहाँ सत्तू पीकर चला जाऊँगा फिर से अपनी मंजिल कालना के लिए। हैं?
5-6 কিলোমিটার রাস্তা হবে। আর ওদিক দিয়ে কালনা 108 মন্দির কত দূর হবে? অনেক দূর। কত ফির? আমি ঠিক জানি না। যাবে কি সে সাইকেলেই? हैं। तो अभी सत्तू पीकर हम फिर से निकल दिए हैं अपनी मंजिल कालना की ओर, जो कि यहाँ से 53 किलोमीटर दिखा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि 5-6 घंटा में तो पहुँच जाएंगे। तब तक बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सच कहूँ, उस एक गिलास में जो ताकत थी वो किसी एनर्जी ड्रिंक में नहीं होती। तो बस थोड़ी एनर्जी वापस आ चुकी है और अब फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल कालना की तरफ। सफर में कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक ही सबसे बड़ी ताकत दे देता है। साइकिलिंग करते करते अचानक मेरी नजर पड़ती है एक ऐसी जगह पर जिसे देखते ही मुझे याद आ जाती है मेरी जिंदगी की पहली साइकिलिंग जर्नी। एक ऐसी जर्नी जो सीधे ले गई थी मुझे केदारनाथ तक। वही जगह जहाँ मैंने लगभग 4 घंटे बिताए थे और आज भी उसकी यादें मेरे दिल में वैसे ही बसी हुई है। शायद इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और सच बताऊं, उस केदारनाथ जर्नी की शुरुआत भी किसी फिल्म से कम नहीं थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी 5 से 10 किलोमीटर से ज्यादा साइकिलिंग की ही नहीं थी, क्योंकि साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। बस लोगों को देखकर एक सपना जरूर था। मैं सोचता था यार ये लोग इतनी दूर दूर कैसे चले जाते हैं। फिर एक दिन मैं खुद से ही पूछ लिया क्या मैं भी कर पाऊंगा, और फिर एक ऐसा संयोग बना जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन वो क्या था अगर मैं अभी बताने लगा तो ये वीडियो ही 2 घंटे का हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो मेरी केदारनाथ जर्नी के पहले की असली कहानी तो कमेंट में लिखना केदारनाथ स्टोरी। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं वो स्टोरी आपके लिए ले आऊंगा। फिलहाल हम वापस अपने इस सफर पर लौट आते हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। हर बड़ी जर्नी एक छोटे से डाउट से शुरू होती है और उस डाउट को तोड़ने वाला ही अपनी कहानी लिखता है। साइकिलिंग करते करते आखिरकार हम पहुंच जाते हैं मोगरा, और यहाँ आते ही जैसे हमारा स्वागत करता है एक लंबा और ऊंचा ब्रिज। सच कहूँ दूर से देखने में ही समझ आ गया था कि ये ब्रिज पर साइकिल चलाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सफर में अगर चले ना हो तो मजा भी कहाँ आता है। तो बस पूरी जान लगा दी और काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार हम ब्रिज के ऊपर पहुंच ही गए। और ऊपर आते ही एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। इस साइड भी रोड और उस साइड भी रोड, जैसे रास्ते ही रास्ते और सफर ही सफर। और नीचे मेन रेलवे लाइन की पटरी जहाँ से रोज हजारों लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। यहाँ आके लगता है जैसे हर डायरेक्शन में मूवमेंट ही मूवमेंट है, और ऊपर से मौसम भी इतना मस्त है। सच में ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट ही सफर को स्पेशल बना देते हैं। और इसी मस्त वाइब के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। सफर में जब थोड़ी सी मस्ती मिल जाए तो थकान भी मुस्कुराने लगती है। चलते चलते इस रोड को देखकर मेरी एक और जर्नी याद आ जाती है। वही रास्ता जहाँ से मैं कभी रनिंग करके गया था, मायापुर तक। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पहुँचा था मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। चलना भी मुश्किल हो गया था, हर कदम एक चैलेंज लग रहा था। लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैं रुका नहीं। वो दर्द वो स्ट्रगल सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। रास्ते में चलते चलते कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि कालना कितनी दूर है। पूछते पूछते हम आगे बढ़ते रहते हैं। हर जवाब बस एक ही चीज बोल रहा था, चलते रहो मंजिल मिल ही जाएगी। কত দূর আছে এখন? হ্যাঁ, কালনা অনেক দূর। কত দূর? অনেক দূর হবে, অনেক মাইল। কত মাইল? 30-40 ধরো। साइकिलिंग करते करते हम एक ऐसे रास्ते में पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और बीच में एक सीधा सा रास्ता। सच में क्या सीन है यार। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बाद ऐसा सुकून देने वाला रास्ता मिल जाए ना तो लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। लोग कहते हैं हर सफर मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है सफर ही असली जीना सिखाता है। डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद निकल पड़ता है वही अपनी कहानी लिखता है। और कुछ ही दूर आगे लोग खेती करते हुए नजर आते हैं। उनका डेडिकेशन देखकर सच में दिल से रिस्पेक्ट आता है। गर्मी हो, ठंडी हो या बारिश, एक किसान हमेशा अपने काम में लगा रहता है। शायद इसीलिए हम सब की जिंदगी चलती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है। और इसी सुकून भरे रास्ते पर हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। शहर हमें जीना सिखाता है और गाँव हमें महसूस करना। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं रास्ता थोड़ा बदलने लगता है। उबड़ खाबड़ सड़क और जगह जगह पानी भरा हुआ है। साइकिल चलाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन सफर है, रुकना तो ऑप्शन ही नहीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक अंकल मिलते हैं। हम उनसे पूछते हैं यहाँ आसपास कुछ खाने को मिलेगा? মিষ্টির দোকান, কচুরি পাবে, পরোটা পাবে। এই 3 মাইল, এটা আমরা আসাম তো। उन्होंने बोला 5 किलोमीटर आगे एक दुकान है, वहाँ मिल जाएगा। उनकी बात सुन के हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर कुछ भी नहीं मिलता। उस मोमेंट में समझ आता है कि सफर में हर एक एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। फिर एक और अंकल से पूछते हैं
और वो कहते हैं आप मेन रोड पर चले जाओ, वहाँ जरूर कुछ मिल जाएगा। बस उनकी बात मानकर हम मुड़ जाते हैं मेन रोड की तरफ। पता है, इस सफर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक चैलेंज भी स्टार्ट किया कि इस जर्नी के दौरान जितने भी मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे उतने पैसे मैं इकट्ठा करूंगा और इस जर्नी के एंड में कोई एक लकी फॉलोअर को सारा पैसा डोनेट कर दूंगा। और जैसे ही हम उस रास्ते पर बढ़ते हैं, चारों तरफ बस खेत ही खेत। एकदम से लग रहा है जैसे हम किसी गांव में प्रवेश कर चुके हैं। शहर की आवाज कहीं पीछे छूट चुकी है और यहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक ऐसा गांव मिलता है जहाँ जिधर देखो बस प्याज ही प्याज। अभी हम जिस गांव में हैं उस गांव का नाम है बालागढ़ और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्याज होता है, जिसके कारण यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत होता है प्याज। तो बालागढ़ को पार करके हम कोई भी गांव जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। ये है बालागढ़, जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि अभी यहाँ प्याज का ऑफ सीजन चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ जब ऑफ सीजन में इतना प्याज है तो सीजन में क्या हाल होता होगा। तभी रास्ते में 2-3 छोटे बच्चे मिल जाते हैं। कौन दिखे? सोचा कि ये दिखे होने हंसबी कत दूर चला। बस फिर उनसे थोड़ी बातें करके हम उन्हें अलविदा बोल देते हैं और इस छोटी छोटी मुलाकातों के साथ सफर और भी खूबसूरत होता जा रहा है और हम फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सफर सिर्फ रास्ते नहीं दिखाता, लोगों से मिलाकर यादें भी बना देता है। गाँव के इस सुकून भरे रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते अब धूप अपना असर दिखाने लगती है। प्यास लग चुकी थी और गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दूर एक चापाकल दिखाई देता है जहाँ रुक कर हम ठंडा पानी भरते हैं और पीते हैं। सच में इस गर्मी में यह पानी किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। नमस्कार दोस्तों, तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने अभी तक 60 किलोमीटर साइकिलिंग कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पैर में दर्द स्टार्ट हुआ है, जो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन ठीक है। और 10-15 किलोमीटर बचा, तो उम्मीद करते हैं 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी एनर्जी वापस आती है और हम फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और तभी सामने आता है एक ऐसा नज़ारा जो सारी थकान मिटा देता है। चारों तरफ घने पेड़ और बीच में एक सीधा सड़क। इस ठंडी छांव में साइकिलिंग करने का जो मजा है ना, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इसी रास्ते पर चलते चलते अचानक मैं पहुंच जाता हूं एक ऐसी जगह पर जहां मैं बचपन में खेलने आया करता था। तब यह जगह कितनी दूर लगती थी। पहली बार जब यहाँ आया था तो सोचा था बाप रे इतना दूर, अब कभी नहीं आऊंगा। और आज देखो वापस यहीं खड़ा हूँ, वो भी साइकिल से। पता नहीं इसे किस्मत का खेल कहूँ या सफर का जादू। फिर हम आगे बढ़ते हैं और नागाचंगी पोस्ट को पार करते हुए एक और खूबसूरत रास्ते में एंटर कर जाते हैं, जहां चारों तरफ खेत ही खेत और दूसरी तरफ लाल मिट्टी की जमीन और बीच में बनी एक सीधी सी सड़क, जिस पर हम साइकिलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सच में ऐसे रास्ते पर साइकिल चलाना सिर्फ सफर नहीं, एक एहसास होता है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। लिटरली भाई अब चलाने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा। एक तो सुबह से कुछ खाए नहीं है, बस एक सत्तू पिए थे और अब धूप इतना तेज हो गया है कि पूरा हालत खराब है। पैर दर्द दे रहा है और शोल्डर भी दर्द दे रहा है। और यहाँ से अभी कालना 5 किलोमीटर दूर है। हाँ वो तो होता ही है, जैसे जैसे मंजिल नजदीक आता है वैसे वैसे थोड़ा तबीयत खराब, मन नहीं करता है, ये सब तो ठीक है। चलिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां रास्ते यादों से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ से कालना सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर है। सुबह के 11 बज चुके हैं और इतना लंबा सफर तय करने के बाद बस अब मंजिल बिल्कुल पास है।
और फाइनली दोस्तों हम पहुंच ही गए हैं कालना। एक और सफर, एक और कहानी और एक और मंजिल कंप्लीट। तो दोस्तों अभी सुबह के 11:40 हो रहे हैं और मैं फाइनली कालना में पहुंच गया हूं। बहुत सारा तकलीफ और पैर में दर्द और शोल्डर में दर्द के बाद फाइनली मैं कालना में पहुंच गया हूं। अब जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर देखने। सुने हैं कि 12 बजे से 4 बजे तक सारे मंदिर यहाँ बंद रहते हैं, तो शाम को ही अब देखने मिलेगा। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और यहाँ हमारा स्वागत करने आए हैं अंकुर भैया। इन्होंने ही हमें यहाँ आने के लिए इंस्पायर किया था, जिनका परिवार लगभग यहाँ 100 सालों से यहाँ ही रहता है। मतलब कालना की असली कहानी अब हमें इन्हीं से सुनने को मिलेगी। तो अब यहाँ से हम उनके साथ ही एक्सप्लोर करेंगे कालना के वो सब जगह जिनके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा। यहाँ का मंदिर और यहाँ का हिस्ट्री और वो भी हिडन प्लेस जो इस शहर को बनाते हैं स्पेशल। तो अगर आप देखना चाहते हो कालना का असली रूप और जानना चाहते हो यहाँ क्या क्या हिडन जेम है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप में से कोई कालना से है और कालना के बारे में कुछ जानता है तो कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से यहाँ की सबसे बेस्ट जगह कौन सी है। तो दोस्तों कल मिलते हैं कालना की गलियों में एक नई कहानी के साथ।